तो बच्चों आज इस लर्न समथिंग एडवांस चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे कन्यादान पाठ के बारे में। क्लास 10th कन्यादान हिंदी का। तो कन्यादान के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है कन्यादान। तो इस पाठ को पढ़ने के पहले थोड़ा हम परिचय करेंगे कवि के बारे में भी। तो देखिए, इस कविता के कवि हैं ऋतुराज। वे राजस्थान के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ है और वे राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से एमए किए हैं, वो भी अंग्रेजी से। एक बड़ी विशेषता यह है कि अंग्रेजी से एमए करने के बाद भी ऋतुराज जी का जो प्रेम है कविता से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कविता को जो लिखा है बहुत ही संवेदनशील कविता है, क्योंकि एक माँ और बेटी का जो प्रेम होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है इस कविता में। एक माँ का जो दुख होता है, जो अनुभव होता है, वो कितना संवेदनशील होता है, कितना प्रामाणिक होता है। वह अपने जीवन काल में बहुत से उतराव चढ़ाव को माँ देखी होती है, वो समझती है इसके बारे में। तो अपने बेटी को क्या सीख दे रही है, इसके बारे में उन्होंने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। और देखिए कि आज जो समय चल रहा है, आज भी वही प्रसंग है। यह जो उनकी कविता है आज तक प्रासंगिक है, जो सबके लिए है। और यह कविता में ऋतुराज जी ने एक स्त्री की गहरी संवेदनशीलता का उन्होंने वर्णन किया है। इसमें होता क्या है, इस कविता को पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता रहा हूँ। इसमें हो रहा है क्या कि एक माँ है और अपने बेटी को कन्यादान दे रही है, वो शादी कर रही है, अपनी बेटी की शादी कर रही है, कन्यादान दे रही है। उस वक्त में जो दूरी हो रही है, कहना मतलब है कि जो अपने कन्या की विदाई कर रही है, उस वक्त में उसकी माँ क्या सोच रही है, क्या सीख दे रही है अपनी बेटी को, उसको कैसे रहना चाहिए, वो भी कैसे पहले की परंपराओं से हटकर, पहले की जो परंपराएं हैं, जो तकलीफ़ें जो माँ ने सही हैं, उससे हटकर आज के समय में एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए, एक बेटी को ससुराल में जाकर आज के समय में कैसे उसका व्यवहार करना चाहिए, इस तरह का वर्णन ऋतुराज ने एक माँ के मुख से कराया है। और ये बात सही भी है। आज समाज में स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा अन्याय भी हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। लोग स्त्री को एक भोग की सामग्री समझते हैं, कमजोरी समझते हैं स्त्री को। तो इस पर उन्होंने बहुत बड़ा एक कटाक्ष किया है, उन्होंने वर्णन किया है। तो इसी विषय वस्तु पर आधारित यह कविता है। तो देखिए इसमें कविता में क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ होता है, देखिए यहाँ प्रामाणिक शब्द है, इसका अर्थ होता है सिद्ध किया हुआ। यानी जो माँ बात बता रही है अपनी बेटी को, वो सिद्ध की हुई बात को बता रही है। उसने अपने जीवन काल में इसका अनुभव किया है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, उसने अनुभव किया है, उसी को बता रही है। उसने देखा है कि समाज में स्त्रियों को लोग कैसे देखते हैं, क्या समझती है, क्या कमजोरी स्त्रियों में होती है जिसका दुरुपयोग समाज करता है। सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी व्यवस्था है जो स्त्रियों को एक कमज़ोर समझता है वो समाज। तो उसका उन्होंने माँ ने अनुभव किया है, उसका माँ ने वर्णन किया है। तो बता रही है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को दान में दे रही है तो अपने जीवन काल के अनुभवों को बता रही है, अपनी पीड़ा को बता रही है, समझा रही है। अब उसको कैसा लग रहा है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ के साथ बेटी हमेशा रहती है, दुख सुख में शामिल रहती है, हर कामों में, कार्यों में शामिल रहती है, हर वक्त माँ को सहायता देती रहती है। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक बेटी अपने माँ के पास रहती है।
तो लगता है कि वही उसकी अंतिम पूंजी है, क्योंकि लड़की की विदाई करने के बाद माँ बेसहारा हो जाती है। तो उस वक्त में लगता है कि बेटी माँ के लिए एक अंतिम पूंजी है। तो उस वक्त में, उस समय माँ अपना जो अनुभव है बेटी को बता रही है। पहले के जीवन काल में जो उसने अनुभव किया है उसी को माँ बता रही है। अब यहाँ देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। शादी के वक्त में लड़की, सयानी का अर्थ होता है, देखिए सयानी का अर्थ होता है समझदार। उतनी समझदार लड़की नहीं हुई थी और इतनी भोली भाली थी। भोली भाली मान भोली यहाँ लिखा हुआ है सरल, यानी एकदम निश्छल, बिना छल कपट का। लड़की जो अपने पिता घर में रह रही थी, उसके पास कोई छल कपट नहीं था और कुछ समझती थी, सामाजिक व्यवस्था को समझती थी। तो इस समझिए कि बुद्धि में लड़की अपने पिता के घर रह रही है और ज़्यादा कुछ नहीं समझती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। जब लड़की अपने माँ के पास रहती है, अपने पिता के पास रहती है, तो उसको सुख ही सुख मिलता है। माता पिता कभी भी अपने बेटी को दुख देना नहीं चाहते हैं। तो सुख तो समझती थी, सुख ऐसा होता है। दुख को बाँचना माने पढ़ना। दुख को नहीं सह सकती थी, दुख को नहीं समझ सकती थी वो। दुख के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। इस स्थिति में लड़की है और वह अपने ससुराल जा रही है। जब अपने माँ के पास है तो उसको ज़्यादा आराम है, ज़्यादा सुख है, और दुख क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा उसको जानकारी नहीं है। जाने के बाद क्या होगा, ससुराल में जाएंगे तो कैसे लोग व्यवहार करेंगे, वहाँ पर कैसा हमको दुख होगा, तकलीफ होगी, यह पता लड़की को नहीं है। इस स्थिति में लड़की अपने ससुराल जा रही है। पथिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर धुंधले प्रकाश का अर्थ होता है अधूरा ज्ञान। जैसे मान लीजिए कि हम धुंधले प्रकाश में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, अधूरा ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार उस लड़की को अधूरा ज्ञान था, सामाजिक व्यवस्था का अधूरा ज्ञान था कि कैसे हम जाएंगे ससुराल में, तो कैसे रहेंगे, लोग कैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे, यह सब उसको अनुभव नहीं था। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। और क्या जानती थी, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो तुकों का अर्थ होता है मतलब, यहाँ पर इसका अर्थ होगा पारंपरिक, परंपरा के अनुसार कुछ जानकारियाँ। तो कुछ परंपरा के अनुसार कुछ जानकारियाँ जो होती हैं स्त्री के संबंध में, उसको वह जानती थी, क्योंकि वो देख रही है कि मेरी माँ कैसी रह रही है, वो जानती थी। और सामाजिक कुछ हमेशा रहने वाला जो व्यवहार होता है वह जानती थी। समाज में कैसे दूसरे से बोलते हैं, समझते हैं, ये कुछ जानकारी उसको थी। उस बेटी को, उस लड़की को सामाजिक कुछ व्यवहार की जानकारी उसको थी, मात्र इतना ही। और ऐसी स्थिति में वह अपने ससुराल जा रही है। अब जब जा रही है तो उस वक्त में माँ अपनी बेटी को एक शिक्षा दे रही है, एक सीख दे रही है। क्या दे रही है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। इसका अर्थ यह हुआ कि पानी में झांक कर, यानी दर्पण में देखकर अपने चेहरे की सुंदरता पर खुश मत होना। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती हैं। तो एक माँ कह रही है कि तू अपनी सुंदरता पर गर्व मत करना, मत खुश होना, क्योंकि इससे समाज ज़्यादा कुछ तुमको देगा नहीं, देता भी नहीं है। केवल सुंदरता तुम्हारी होनी चाहिए, बस, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। सुंदरता तो स्त्री के लिए जरूरी है, सुंदर होना चाहिए। तो सुंदरता उसके लिए बाधक न बन जाए। सामाजिक व्यवस्था जो है, समाज के जो लोग हैं सुंदरता का शोषण करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में एक स्त्री का जो अधिकार है वो छीना जाता है, उसके भोग की सामग्री लोग समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल यही स्थिति है।
यही कारण है कि बहुत सी बुराइयां स्त्री के प्रति समाज में फैलती जा रही हैं। तो इस पर कभी कटाक्ष करता है, कभी इस पर अपना विचार व्यक्त करता है। तो वही माँ कहती है कि आग जो होती है रोटी सेकने के लिए है, अपने आप को जलाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आग पर रोटी सेक रहे हैं तो इससे हम अपने को जला लें। केवल सुंदरता स्त्री के लिए होनी चाहिए, बस इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और लड़की को यह खुश नहीं होना चाहिए कि मैं सुंदर हूँ तो मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ, समाज हमको अच्छा कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज इसका दुरुपयोग करता है। और कह रही है उसकी माँ कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रम का अर्थ होता है कि बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, उसके अर्थ को हम नहीं जान पाते हैं ठीक से। तो वही एक माँ कह रही है कि वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और गहने औरतों को दिए जाते हैं। औरतें वस्त्र गहने धारण करती हैं सुंदर बनने के लिए। तो एक माँ बता रही है कि ये सब क्या है, एक बंधन है स्त्री के लिए, क्योंकि यह पहना करके सुंदर बना करके उसको एक बंधन में डाल दिया जाता है और उसका शोषण किया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। एक स्त्री को एक भोग की सामग्री मान लिया जाता है। समाज ऐसा ही करता है उसके साथ। यही कारण है कि आज समाज में बहुत सी बुराइयां हैं। तो यह अपनी एक सीख, एक अपना अनुभव एक माँ अपनी बेटी को दे रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक जो अंत में 2 पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ। अंत में जो पंक्तियां हैं ना, 2 पंक्तियां हैं इस कविता के अंत में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं लिख कर अभी बता रहा हूँ। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही अच्छी बात है माँ ने जो कहा है इसमें, देखिए कितनी अच्छी बात है। आज के समय में यह जो पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, तुम लड़की जैसे रहो, यानी तुम्हारे पास सभ्यता होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए तुम्हारे पास। यहाँ तक ठीक है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी अपने को कमजोर मत समझना। तुम यह मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, मैं औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यह नहीं होना चाहिए। तुम यह समझो कि मेरे पास सामर्थ्य है, मैं शक्ति है मेरे पास, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सामाजिक जो कुव्यवस्था है, जो अन्याय होता है नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ जो अन्याय होता है, उसको नहीं सहना चाहिए। लड़कियों को यह मानना चाहिए कि मैं इसको नहीं सहूँगी, यह होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लड़की के साथ जुर्म कभी नहीं हो सकता है। जब लड़की यह समझ जाए कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने प्रति जो अन्याय हो रहा है मैं उसको नहीं सहन कर सकती हूँ, इस ऐसी स्थिति में जब एक औरत आ जाती है तो समाज को बदल सकती है और उसका स्वाभिमान और उसका अधिकार यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, वह हमेशा उसके लिए बना रहेगा। तो यही सारी बातें हैं इस कविता में, जो एक स्त्री की जो कमजोरी होती है उसको उजागर किया है इस कवि ने। बहुत अच्छी कविता है। तो यह आप लोग जानेंगे इस कविता का अर्थ। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।